गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट पक्का। अब नीट पक्का का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जिन बच्चों ने दृढ़ संकल्प रखा है, सुन लो मेरी बात को, जिन बच्चों ने दृढ़ संकल्प रखा है कि उनको मेडिकल निकालना है, उनके लिए श्रीवास्तवा क्लासेस ने ये एडिशनल कोर्स स्टार्ट किया है। और यदि आप लोग हमारे साथ उस लेवल का मेहनत करना चाहते हो तो वी गारंटी यू कि आप लोगों की मेडिकल में सिलेक्शन होगी और आप लोग आगे जाओगे। तो बच्चों, इफ जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपने दृढ़ संकल्प रखा है कि आपको मेडिकल निकालना है, तो थम्स अप करो। ओके, थम्स अप करके मुझे बताओ कि हाँ सर, मुझे मेडिकल निकालनी है। इज द वीडियो गोइंग लाइव? बच्चों, यदि वीडियो लाइव जा रही है तो एक बार मुझे बता देना। यस, वी आर लाइव। मेरी ऑडियो ओके है? चलिए, ऑडियो इज ओके। तो चलो बच्चों, फटाफट मुझे बताओ कि कितने बच्चे आप लोग जो अभिषेक कुमार, स्वाति प्रिया, कौशिक राज, क्या आप लोगों को के अंदर में उतनी मेहनत करने का जज्बा है कि हाँ आप लोग टॉप मेडिकल रैंक निकालोगे? तो मुझे हैंड्स अप करके बताना। यस सर बोल के लिख के बताना। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए, यू ऑल आर वेलकम टू दिस कोर्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन इज शेयरिंग। आप लोगों के कोई भी फ्रेंड जो मेडिकल का तैयारी करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, आप उनको बोलो कि वी आर ऑलवेज विद देम। ओके, आप इसको शेयर करो, इस कोर्स को शेयर करो कि आप अपने फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम लोग उनका मदद करेंगे। वी आर विथ यू ऑल, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले भी मैं बोल चुका हूं, टू थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स कम्युनिटी, पैरामेडिकल स्टाफ कम्युनिटी, जो इस धरती को जीने के लिए एक अच्छा जगह बना रहे हैं। थैंक्स टू ऑल मेडिकल पीपल्स। और बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों के ड्रीम्स को, कि आप लोग भी उस लेवल के डॉक्टर्स बनना चाहते हो, पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाहते हो और दुनिया को पेन से दूर ले जाना चाहते हो, क्योंकि मेडिकल कैरियर इज टेकिंग द पीपल अवे फ्रॉम पेन। ओके, यदि दुनिया का आप पेन खत्म करना चाहते हो तो आई सैल्यूट यू एज अ टीचर। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके ड्रीम्स को सैल्यूट करता हूं एंड होप करता हूं कि आप लोग एक दिन एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ बनोगे, जो दुनिया को उसके पेन से ऊपर ले जाएगा। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस 2023 में जो बच्चे नीट देंगे, ओके, या जो बच्चे हमारे साथ अभी भी रिलेटेड हैं और लगता है कि और अच्छी तैयारी करने हैं, तो ये कोर्स में आप लोग वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, एक मैं आपको स्लाइड थोड़ा सा बता देता हूं कि मेडिकल करियर किस तरह से ह्यूमन लाइफ के हर पार्ट के पेन को दूर करना चाहता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम होगा कि सिर्फ एमबीबीएस करके नहीं रुकना है। आप लोगों को सिर्फ एमबीबीएस करके रुकना नहीं, आप लोगों को स्पेशलाइजेशन में जाना, स्पेशलिस्ट बननी है मेडिकल की फील्ड में। तो आप लोगों को ऐसा एक कॉलेज चूज करना है जो कॉलेज में स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और आपको टॉप रैंक्स लाने होंगे। नीट में आपको टॉप रैंक जब तक नहीं मिलेगी तब तक ऐसे कॉलेज में आप नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आपको मन चाहा पीएचडी करने का ऑप्शन मिले। तो मैं आपको जरा सा बता देता हूं बच्चों एक बात, कि ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन में यदि हम लोग बात करें तो कार्डियोलॉजी मेडिसिन इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। कौन बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज कार्डियोलॉजी? कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज कार्डियोलॉजी? कार्डियोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है बच्चों जो हर्ट हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है। तो आज हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया है इस दुनिया में कि कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो बच्चों, आप लोगों के बीच में कितने बच्चे हैं जो इस ब्रांच में जाना चाहते हैं?
आप लोगों के बीच में कितने बच्चे हैं जो इस ब्रांच में जाना चाहते हैं, मुझे बताएंगे। कार्डियोलॉजी, कितने बच्चे इस ब्रांच में जाना चाहते हैं? हु विल टेल मी, कितने बच्चे, कितने बच्चे इस ब्रांच में जाना चाहते हैं? ओके, होंगे, चलिए देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए न्यूरोलॉजी, देखो हमारे अंदर में नर्वस मतलब जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको दूर करती है ये न्यूरोलॉजिस्ट। तो यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन क्या क्या खुलते हैं, क्योंकि बच्चे आप होर में एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, बेटा एमबीबीएस के साथ बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज है, बीडीएस होती है, ओके, बैचलर इन डेंटल साइंसेज, वेटेनरी डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स के पेन को दूर करते हैं, ओके। बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप लोग देख लो, न्यूरोलॉजी जो नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाते हैं उनको दूर करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आपको मालूम है क्या होती है? ऑन्कोलॉजी कौन बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की? आप बच्चों आपको बता दूं, कैंसर इज ऑन द इंक्रीज, कैंसर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो कैंसर से स्पेशली लड़ते हैं, ओके। पेडियाट्रिक, बच्चों के बीच में जो बीमारियां होती है उनको ठीक करते हैं ये पेडियाट्रिशियंस, ओके। तो आपके सामने देखो मैं आपको बोल रहा हूँ एमबीबीएस तो करना ही है पहले, अभी चलो 12th में हो, 12th के बाद आप एमबीबीएस में जाओगे, बट उसके बाद हायर पीएचडी भी आपको करनी है, ओके। एंड आपको मैं एक लाइट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, एनेस्थोलॉजी, कौन बच्चा बोलेगा व्हाट इज एनेस्थोलॉजी? एनेस्थीसिया है ना, ऑपरेशंस होते हैं इतने सारे, जहां पे पहले जमाने में क्या होते थे, एनेस्थीसिया से बहुत डेथ भी हो जाते थे, बट आज एनेस्थीसिया फील्ड इतना आगे जा चुका है कि पूरा भी बेहोश नहीं किया जाता है, पूरा पेट काट दिया जाता है। एनेस्थीसिया ब्रांच इतना आगे जा चुका है। गायनेकोलॉजी, यस, females are suffering with lots of problem, तो there is a special branch that is gynecology जो females के problem से deal करता है। It's physiology, working of all the system of human. Nephrology is similar kidney related disease से deal करती है। and infectiology जो infectious disease आ रहे हैं like COVID-19 also, वो infectiology के अंदर जाएगी। तो जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्सोलॉजी में वो स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं उनके बारे में डील करते हैं। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट द स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम को दूर करने वाले डॉक्टर्स हैं। हेयर्स के प्रॉब्लम, नेल्स के प्रॉब्लम इत्यादि, ये सारे को दूर करने के लिए इतने सारे ब्रांचेस आप लोगों के सामने हैं। एडिशनल बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिन सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया हूँ। देयर इज ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो जो हड्डियां के डॉक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों की मेडिकल फील्ड में जाने के बाद आप लोगों को स्पेशलाइजेशन में तो आना ही आना, यू हैव टू बी स्पेशलिस्ट, ओके। तो बच्चों चलिए, आप लोगों में से कितने बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं जो सिर्फ एमबीबीएस करके रुक जाना चाहते हैं, वो ऐसे कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं जहां पे स्पेशलाइजेशन नहीं होता है? पर मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं मेडिकल के फील्ड में, वो अर्थ को, अर्थ के पेन से दूर करना चाहते हैं। तो चलो बच्चों जल्दी से लाइक ठोको, मुझे बताओ कि आप लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, आप लोग ऐसे कॉलेज जाना चाहते हो जहां पे स्पेशलाइजेशन है, आप लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हो तो हैंड्स अप, यस लिख के भेजो मुझे, यस आप लोग करना चाहते हो। नहीं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से करके क्या फायदा जहां पे कुछ स्कोप नहीं है ज्यादा, पैसे फेंक के बन जाओ डॉक्टर, ऐसा कोई फायदा नहीं है यार। और वैसे भी इंडिया में अब मिनिमम 50% नीट में नहीं आएगा तो आप इंडिया से एमबीबीएस कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो आपको 50% के लिए तो नहीं सोचना है। आई विल टेल यू, 666 मार्क्स, 720 मार्क्स की टोटल एग्जाम होती है, लगभग 650 नंबर से आपको ऊपर लाना है, 650 नंबर से ऊपर, 650 मार्क्स से ऊपर तब जाके अच्छी कॉलेज मिलेगी, ओके। यस यस, कौशिक राज सिन्हा, क्या है, देवरगिया, नगमा, अभिषेक, प्रिया, कौशिक, यस बेटा यस, हम लोग करेंगे, इसको करेंगे साथ में, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है। देखो हम लोग अपने नॉर्मल क्लासेस के बाद आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, ओके। थैंक्स टू कोविड, मैं बोलता हूँ थैंक्स टू कोविड जो सिचुएशन आ गया आप लोगों को के लिए, हम लोग इतना सोच पा रहे हैं। पहले तो चलो ऑफलाइन थी, हम लोग को मालूम नहीं था, बोर्ड में जाके पढ़ा देते थे, बट आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में सोचे कि पढ़ाई नहीं रुकने देंगे और उसके साथ हम लोगों ने एडिशनल कोर्सेज आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। लेट्स मूव ऑन।
ओके, देखो बच्चों, कोई भी बच्चा जो मेडिकल करना चाहता है, कोई भी बच्चा जो मेडिकल करना चाहता है, मुझे मालूम है उसका एम तो सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होता है। कितने बच्चे हु ऑल आर एमिंग कि मुझे एम्स जाना है? टेल मी, कौन कौन एम कर रहे हैं कि उनको जाना है एम्स? कौन कौन बच्चे हु ऑल वांट्स टू गो टू एम्स? किनको एम्स में जाना है मुझे बताओगे फटाफट, फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट, किन किन बच्चे को एम्स में जाना है? ओके, दिस इज द टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस। ओके, अब सिर्फ पहले तो एम्स सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, अब गवर्नमेंट के मदद से बहुत सारे एम्स बने हैं, बट आपको एम करना है एम्स दिल्ली। ओके, आपके दिमाग में एम्स दिल्ली होना चाहिए। ओके, तो एम्स दिल्ली आप लोगों को पहुंचना है बच्चों, गॉट इट, अंडरस्टूड? तो ये ड्रीम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई विल टेल यू, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, गॉट इट? चलो, ये वाला कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन मुझे बताएगा? देखते हैं कौन बच्चा मुझे बता सकता है विच वन इज दिस मेडिकल कॉलेज? ये कौन सी मेडिकल कॉलेज? स्टूडेंट्स, कौन सी मेडिकल कॉलेज है? मैं आपके मैसेजेस भी साथ में देख रहा हूं, कौन सी मेडिकल कॉलेज है? जल्दी से मुझे बताना, विच मेडिकल कॉलेज इज दिस वन? ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। विच मेडिकल कॉलेज इज दिस वन? कौन मुझे बताएगा कौन सी मेडिकल कॉलेज ये वाली है? कौन सी मेडिकल कॉलेज है बेटा? इट्स सीएमसी वेलोर, सीएमसी वेलोर, इट्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। ओके, इसमें भी काफी टॉप रैंक रहेगी तभी आपको मिलेगी, सीएमसी वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। देखो, यहाँ पे भी जाने के लिए बच्चों आपको हाई क्लास मेहनत करना पड़ेगा, लिख लो, मैं बताता हूँ ना, हाई क्लास मेहनत करना पड़ेगा। और 2 साल आपके पास, 2023 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, और बहुत सारे बच्चे जो अभी भी 12th में आएंगे, दे कैन टेक देयर टाइम, यदि चाहें तो वो एक दो साल ले सकते हैं। ओके, बट 2023 के लिए हमारा एम है आपको बनाना। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जहां आपको पहुंचना है। ओके, यस प्रिया कुमारी, वेरी गुड बेटा, इट्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। देखिए, बहुत बच्चों का ड्रीम ये भी रहता है, बहुत बच्चों का ड्रीम ये भी रहता है, पुणे आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज, AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। देखो बेटा, यहाँ पे आप जाने के बाद ऑब्वियसली कंट्री के टॉप जो फोर्सेज हैं उनके लिए काम करोगे, बाद में आप रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली है आप नॉर्मल सिटीजन्स को भी अपना सर्विस दोगे। तो दिस इज बेसिकली आर्मी की हॉस्पिटल है, जहाँ पे टॉप लेवल की पढ़ाई होती है, टॉप रिसर्च लेवल इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ से आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ। तो बच्चों, आप लोगों को ऐसा बनना है, ठीक है ना, ऐसा बनना है, ड्रीम ऐसी होनी चाहिए। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी झलक रहा है ये चीज, AFMC झलक रही। ओके, तो बच्चों देखो, अब मेरा जो प्लान है सुन लो आप लोगों के साथ। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ, ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए एक बात, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा, 720 मार्क्स में जो आपकी पोर्शन केमिस्ट्री की रहती है उसको आप जल्दी भी बना सकते हो और काफी स्कोरिंग रहती है, फिर बाकी का समय आप दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हो। तो केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलवाए, और केमिस्ट्री में मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, आपकी बेस लेवल को मैं ऐसा बना दूंगा। पहले तो अपने बेसिक्स को बिल्ड करना, देखो हाई लेवल के क्वेश्चन के चक्कर में एकदम डायरेक्ट नहीं पढ़ लेना है, आपके बेसिक्स बिल्ड होनी चाहिए। पहले आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी 85% क्वेश्चन बच्चों मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा, एनसीईआरटी से 85% क्वेश्चन आते हैं नीट में डायरेक्ट। अब वो 15% क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो, पहले ये 85% को तो बिल्ड कर ले यार। तो मैं आपके एनसीईआरटी को बिल्ड करूंगा, एंड गारंटी है आपकी सिलेक्शन होगी, गारंटी है आपकी सिलेक्शन। ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, और इस बैच में जो बच्चे देखो हमारे साथ जुड़े हुए भी है, जो 11th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, बट हम उनका भी रिवीजन हो जाएगा, हम कोर्सेज को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे।
ओके, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हो सकते हैं वो बच्चे इन चीजों को पढ़ भी लिए, बट रिवीजन हो जाएगी, अच्छी बात है आप लोगों की, और फिर आप लोग एक ट्रैक पकड़ लो। उधर कोर्स आगे चलता रहेगा, जो नॉर्मल कोर्सेज है जिन बच्चों को, वो कोर्सेज तो आगे चलता ही रहेगा, साथ में इधर आपकी रिवीजन वाली पार्ट भी हो जाएगी, और साथ में जो नए बच्चे होंगे ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग से चीजों को देख सकते हैं। तो यू ऑल आर बच्चों वेलकम हियर। और ये मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो अ टॉप इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, इट्स जिपमर, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च। ओके, दिस इज इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की ये एक टॉप इंस्टीट्यूट है बेटा। ओके, जहाँ पे अच्छी खासी आप अपने हायर स्टडीज मास्टर्स के लिए बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है ये वाला। फिर सारे कॉलेजेस का नाम तो मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, KGMC है, दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो है, दैट्स ऑल्सो अ टॉप इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप लोगों को एम रखना है टॉप मेडिकल कॉलेजेस, एंड ऑल्सो दैट वन। गवर्नमेंट में आप लोगों को जाना है, सबसे पहले दिमाग में रख लो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना है। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस? टेल मी। मैं एकदम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी को डील मैं करूंगा। ओके, उसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिर मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग जाएंगे, फिर उस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। एकदम बेसिक से चीजें होगी, बेसिक से लेकर टॉप नीट रैंकर्स आपको बनने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन करवाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स बिगिन। देखो, तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक डेफिनेशन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री जो पढ़ाई होती है, वो क्या की पढ़ाई होती है बच्चों? एकदम जो न्यू बच्चे हैं, एकदम स्टार्टिंग से आपके लिए है, जो हमारे पुराने बच्चे भी है यहाँ पे, चलो आपकी रिवीजन चलती रहेगी, एकदम कंसंट्रेटेड रहना। कोई भी क्वेश्चन होगा चैट में भेजना, हम लोग आंसर देंगे उसका। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी किसकी है बच्चों? इट्स द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर में क्या बदलाव होती है उसकी स्टडी है केमिस्ट्री। मैटर और मैटर में क्या बदलाव होती है उसकी स्टडी है केमिस्ट्री। तो चलो, कौन बच्चा, जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स, मुझे बताओ मैटर को डिफाइन करने के लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं? सबसे पहले आपको बताना है मैटर को डिफाइन करने के लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। यस, स्वाति प्रिया, BHU बनारस, यस, वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। ओके, चलिए जल्दी से मुझे बता दो, केमिस्ट्री पढ़ाई है मैटर की, और मैटर में जो बदलाव होती है उसकी पढ़ाई है केमिस्ट्री। तो मुझे आपको बताना है कि मैटर को डिफाइन करने के लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड जरूरी है। यस, ऑब्वियसली यू आर राइट बेटा, मैटर को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड होती है, मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम। कौन बच्चा मुझे मास का ऐसा यूनिट बनाए बताएगा, देखते हैं। यस, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, वेरी गुड। मास का ऐसा यूनिट कौन मुझे बताएगा? यस, ऑब्वियसली मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट, यस, इट्स मीटर क्यूब्ड। मीटर क्यूब्ड होती है बच्चों, मीटर क्यूब्ड। ओके, तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं, केमिस्ट्री उसकी पढ़ाई है। और साथ में उन मैटर्स में क्या बदलाव होती है, केमिस्ट्री इस चीज की पढ़ाई। गॉट इट? अब चलिए, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। मैं हर स्टूडेंट्स को बोलता हूं, बेटा देखो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ने का पीछे कुछ तो रीजन है। यदि आपको वो चीज पढ़ने का रीजन पता चल गया ना, तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग खुद ब खुद हो जाएगी। तो केमिस्ट्री पढ़ने का क्या रीजन है, पहले ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों को मैं पहले भी बताया हूं, नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं केमिस्ट्री पढ़ने का क्या रीजन, ये जान। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो, कुछ मैं छोटी छोटी इमेजेस आपको दिखा रहा हूं। दिस इज आवर आईज, दिस इज आवर आईज, जिससे हम लोग नेचर को देखते हैं। हमारी आंखों से हम नेचर को देखते हैं। आपको मालूम है इसके पीछे केमिस्ट्री है। यदि केमिस्ट्री नहीं होती तो आप चीजों को नहीं देख पाते, केमिस्ट्री नहीं होती तो आप चीजों को नहीं देख पाते बच्चों। ओके, नहीं देख पाते। डॉक्टर्स, अब ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स ऑब्वियस से बात है, ये आपको देख लेंगे तब तो ठीक नहीं हो जाओगे ना। डॉक्टर्स आपको दवाइयां देते हैं, जो दवाइयां होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर बेसिकली केमिकल्स। वेजिटेबल्स, ये साग सब्जी में क्या केमिस्ट्री है? दीज आर व्हाट? दीज आर व्हीकल्स,
ये जो ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो, व्हीकल्स देख रहे हो, इसकी केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है? और यहाँ पे आप एक देख रहे हो, इट्स नॉर्मल इमोशंस, ये इंसान अपने इमोशन के बारे में बात कर रहा है। तो इमोशन का क्या लेना दे रहा है केमिस्ट्री से? और छोटा सा यहाँ पे एक चिप्स आ गया है, ये हड्डी है, ये इंसान की हड्डी है, ओके, ये इंसान की हड्डी है, ओके, गॉट इट। तो स्केलेटल सिस्टम छिप चुका है, मेरे से पीछे है, ठीक है ना, उसके पीछे भी केमिस्ट्री। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देख लो, पहले जानो कि केमिस्ट्री पढ़ने का कोई रीजन है कि नहीं, कि बिना मतलब का पढ़ाई करते चल जा रहे हो। केमिस्ट्री पढ़ने का मैं रीजन आपको 1000 दूंगा, और ये सब्जेक्ट यदि समझ जाओगे ना बच्चों आप लोग, तो समझ लो आप प्रकृति को समझ जाओगे। ओके, व्हाट वी सी, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना बेटा, आपको मालूम है कि लाइट हमारे आंखों में एंटर करती है, तब हम कोई चीज को देख पाते हैं, है ना। लाइट आती है हमारे आंखों तक, हमारे आंखें लाइट को एब्जॉर्ब करती है, फिर हम चीजों को देख पाते हैं। तो व्हाट वी सी इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रेटिनल, ये एक केमिकल हमारे आंखों में सिक्रेट होती है, ओके, जिसका जनरल फॉर्मूला है C20H28O। जनरल फॉर्मूला देखो, ये मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं ये डिस्कस करता ही करता हूँ। देखो व्हाट वी सी, हम लोग जो देखते हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज रेटिनल। रेटिनल का क्या काम होता है मालूम है? हमारे आंखों में जो लाइट आती है ना हमारे आंखों के ओर, रेटिनल उसको एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद ही विजन क्रिएट होती है। तो आपकी आंखों में यदि ये केमिकल, ये कार्बन कंपाउंड नहीं सिक्रेट होता ना, तो आपकी विजन नहीं है, आप चीजों को देख नहीं पाते। तो बच्चों देयर इज, ओके, मेरे पुराने बच्चे जो होंगे उनको मालूम होगा ये कि विजन के लिए ये केमिकल बहुत जरूरी है, रेटिना, ओके, क्योंकि यही लाइट एब्सॉर्ब करता है। इफ आई विल टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स, देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, देयर इज अ केमिकल दैट इज नोन एज सेरोटोनिन। हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है सेरोटोनिन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ केमिकल सेरोटोनिन इज हैप्पीनेस को कंट्रोल करना। हैप्पीनेस किस केमिकल, ये भी केमिकल एक केमिकल कंपाउंड है, इट्स C10H12N2O, ओके, ये केमिकल, ये सेरोटोनिन, ये वाला केमिकल नहीं रहेगा ना बच्चों आपके शरीर में, तो आपको खुशी फील होगी ही नहीं, आप डिप्रेशन में चल जाओगे। इसकी इम्बैलेंस जहां शरीर में हुआ, आपकी खुशी खत्म, ओके, खुशी खत्म। नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन केमिकल दैट इज नोन एज द डोपामीन। Dopamine, the motivation chemical, C8H11NO2, sorry, H11NO2, ये केमिकल नहीं सीक्रेट होगा आपके अंदर में, तो आपके अंदर की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मालूम है आपको, डोपामीन आपके मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। आपके अंदर में यदि दृढ़ संकल्प है कि आपको मेडिकल निकालना है, तो यही केमिकल आपके बैलेंस को बना के रखेगा। वजाब्ता आपको उस लायक मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप मोटिवेटेड रहोगे, और ये केमिकल की सिक्रेशन आपके शरीर में बैलेंस रहेगी, ओके। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होती है, दैट इज ऑल्सो अ बेसिक केमिकल कंपाउंड ओनली, कार्बन की ही कंपाउंड है। आपके सारे एक्टिविटीज को, बॉडी में सारे एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं, फ्रॉम हैप्पीनेस टू योर सैडनेस टू योर मोटिवेशन टू एनी, जो भी एक्टिविटी आपके हाथों में, जो भी आप कोई गर्म चीज को छूते हो तो आपको हीट फील होती है, ठंडा चीज को छूते हो आपको ठंडा फील होती है, सब केमिकल की वजह से होगा, और सबकी एक डेफिनेट फॉर्मूला होती है, सबकी एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। व्हाट सपोर्ट अस? बोन्स, बोन्स हमें सपोर्ट करती है, हड्डियां हमें सपोर्ट करती है। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि बोन्स को जो केमिकल देती है ताकत, वो केमिकल कौन सी? बोन्स को जो मिलता है स्ट्रेंथ, इट्स बिकॉज ऑफ अ केमिकल नोन एज व्हाट? किसकी केमिकल है वो मुझे बता दो। ऑब्वियसली ये कैल्शियम की एक कंपाउंड है, कैल्शियम फोस्फेट के वजह से, कैल्शियम फोस्फेट के वजह से बेटा आपके बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यदि आपके शरीर में ये कैल्शियम फोस्फेट नहीं सीक्रेट होगा ना, आपके बोन्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएगी। गॉट इट? व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं बच्चों, हम खाना जो खाते हैं, क्या खाते हैं? विटामिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, वो क्या होती है? देयर केमिकल्स, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि, ये सारे केमिकल्स होते हैं। तो हम खाना जो खा रहे हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन फूड। यदि आपके फूड्स में केमिकल्स नहीं रहेंगे तो आपको आपके फूड से एनर्जी ही नहीं मिलेगा। और आपको एक बार, यस वेरी गुड, कैल्शियम फोस्फेट,
यदि आपको आपके फूड से केमिकल्स नहीं मिलेगी तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, तो आप ऑब्वियसली खाना खाना भी बंद कर दोगे। तो विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब फूड में नहीं रहेगी तो आप खाना नहीं खाओगे। वर्क वी डू, हम लोग जो काम करते क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहती है ना, C6H12O6 ग्लूकोज क्या होती है, बर्न होती है, तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो बेसिकली ग्लूकोज की कंबस्शन रिएक्शन होती है ना, ग्लूकोज क्या होता है, कंबस्ट होता है हमारी बॉडी में, इट्स अ कंबस्शन रिएक्शन, और फिर हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना, ग्लूकोज बर्न होती है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। ट्रांसपोर्ट, आप कोई भी व्हीकल्स देखते हो बेटा, आपके चारों ओर कोई भी व्हीकल्स चल रहा है तो उसमें क्या होती है, जो फ्यूल्स डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वो बर्न होती है, वो जलती है। जलती है मतलब उसका एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तब जाके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तब गाड़ियां के चक्के घूमते। तो आज केमिकल्स नहीं रहते तो आपको केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी उनके घूमने के लिए नहीं मिलता। घर में करंट चल जाता है, इन्वर्टर से लाइन आता है, क्या होता है, बैटरी में क्या है, एसिड स्टोर है, वो एसिड से आपको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम बना रहे हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन गिवन टू यू, और मेडिसिन क्या होते हैं, आर केमिकल्स। तो बच्चों टेल मी वन थिंग कि डू यू हैव अ रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। मुझे एक बात बताना, क्या आपके पास रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने का? क्या आपके पास कोई रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने का, मुझे आप बताइए। क्या आपके पास कोई रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने का, हाँ कि नहीं? यस, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। आपके पास रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने का। तो यदि आपके पास रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने का तो बच्चों आप लोग सब वेलकम हो यहाँ पे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से प्यार होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे होगा, ओके। और एक बार सब्जेक्ट से प्यार हो गया आपको तो आप आगे बढ़ोगे, ओके। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन आती है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले बात उठती है कि व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ, हर चीज क्या से बना हुआ। क्वेश्चन उठती है कि हर चीज क्या से बना हुआ, क्या से बना हुआ हर चीज, कोई बताएगा मुझे? हर चीज बने हुए हैं एटम्स, ओके। हर चीज बनी हुई है एटम्स। बट एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि दुनिया में हर चीज बनी हुई है एटम से, मैं एटम से, आप एटम से, ये पेन एटम से, ये लैपटॉप एटम से, आपकी मोबाइल एटम से, तो दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों? हर चीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों? ये आपको बताना, क्या आप बता सकते हो? चलिए देखते हैं, देखो ना, एक सिंपल सा रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम को पानी में डालोगे क्या होगा, वेरी विगरस रिएक्शन होता है, वेरी विगरस रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इतना विगरस रिएक्शन होता है कि आग तक पकड़ लेती है। यहाँ पे मैंने सोडियम को पानी में डाल दिया। अब आयरन, आयरन यदि ऑक्सीजन और वाटर के कनेक्ट में आ जाता है तो उसमें रस्टिंग होती है, उसमें रस्टिंग होती है। कौन मुझे रस्ट का फॉर्मूला बताएगा? हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताता है रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? यस, आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आता है, ओके, एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट बन जाता है, उस पर रस्टिंग की एक लेयर आती है, दैट इज Fe3O4.XH2O, ओके, दिस वन इज रस्ट। तो ये वाला एक स्लो प्रोसेस है। आप देखो ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, सॉरी ये भी वाटर के कनेक्ट में है, ये भी वाटर के कनेक्ट में है। अब ये मैं गोल्ड रिंग को मैं पानी के अंदर में डाल दिया हूं, गोल्ड रिंग को मैं पानी के अंदर में डाल दिया हूं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आपके सामने मेरा सिंपल क्वेश्चन यही है कि भैया ये गोल्ड भी बनी हुई है एटम से, ये लोहा भी बना हुआ है एटम से, और सोडियम भी बनी हुई है एटम से, तो तीनों की रिएक्शन डिफरेंट क्यों होती, क्यों डाइवर्सिटी होती, क्यों डाइवर्सिटी? तो क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि डाइवर्सिटी क्यों होती है, तो इसका सिंपल जवाब कौन बच्चा मुझे देगा, क्यों इतनी डाइवर्सिटी? तो आप लोग इसका सिंपल जवाब यही दोगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो अलग होते हैं, ओके।
जैसे कि देखिए सोडियम का आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये चीज जूनियर क्लास से पढ़ के आए हो। देखो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल उसके 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, वेरी रिएक्टिव होती है। बट वहीं नियॉन में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2-8 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्ट करने नहीं जाता है। तो हमने क्या किया, ये समझा कि एटम्स के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें एटम्स के अंदर में जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, एटम्स की प्रॉपर्टी को यदि जानना है आपको तो आपको एटम्स के अंदर झांकना ही पड़ेगा, तभी हमको समझ आता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होती है। ओके, तो एटम्स के अंदर में आपको एंटर करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। जब तक आप एटम के अंदर में नहीं जाओगे तब तक आप चीजों की प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाओगे। सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपको एटम के अंदर में जाना ही पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आपको समझना ही पड़ेगा। गॉट इट? तो आपका जो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम लोग सबसे पहले डील करेंगे। क्योंकि एक बार आप एटम को समझ लेते हो ना डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग एटम को समझ लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं फिर बाकी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ गारंटी। देखो अब एटम को देखने की बात आती, इमेजिंग एटम्स, अब एटम को देखने की बात आती है। ओके, जब एटम को देखने की बात आती है तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि एटम कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, हमारे दिमाग में यही आता है कि एटम स्पेरिकल होगी। ओके, एटम स्पेरिकल होगी कुछ इस तरह। ओके, बट क्या एक सिंगल एटम सचमुच में ऐसा दिखता है? बिल्कुल नहीं बेटा, आप एक सिंगल एटम को देखोगे तो एटम बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी, जो भी बच्चे यहाँ पे मुझे बताओगे कि क्या माइक्रोस्कोप के मदद से एटम को देखा जा सकता है? ओके, माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल जो लाइट यूज करता है, लाइट के टेक्निक से चलने वाला माइक्रोस्कोप से क्या आप एटम को देख सकते हो? क्या कोई बच्चा मुझे आंसर देगा? क्या लाइट के मीडियम से चलने वाला माइक्रोस्कोप से आप एटम को देख सकते हो? एनीबॉडी रिप्लाई मी? बिल्कुल नहीं। आप यूजिंग लाइट जो माइक्रोस्कोप काम करते हैं उनसे आप एटम को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते बेटा, नहीं। माइक्रोस्कोप वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो आप उसको माध्यम से एटम को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एटम जो होती है ना वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। लाइट के सबसे छोटे वेवलेंथ से भी छोटा होता है एटम, तो आप वो चीज को नहीं देख सकते हो माइक्रोस्कोप के मदद से जो लाइट के वेवलेंथ से छोटी होती है ना, नहीं देखा जा सकता। एटम को देखने का टेक्निक होता है एसटीएम टेक्नोलॉजी, एसटीएम टेक्नोलॉजी दैट वाज गिवन बाय आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, इसने एक टेक्नोलॉजी लाया था एसटीएम दैट इज नोन एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। इट इज नोन एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ओके, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी टेक्निक से हम लोग एटम को देखते हैं। कैसे देखते हैं दिखाता हूं। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्या किए हैं, कॉपर के सरफेस पे, कॉपर के सरफेस पे आयरन के एटम रखे हुए, कॉपर के सरफेस पे आयरन के एटम्स रखे हुए। गॉट इट? अब किस तरह रखे हुए हैं एक एक एटम कॉपर के सरफेस में, इसके डेप्थ में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बस ये दिमाग लगाना है कि कॉपर के सरफेस पे
इंडिविजुअल आयरन के एटम रखे हुए हैं, और जब एक इंडिविजुअल आयरन एटम को व्यू करते हो आप इस टेक्निक से, तो आपको एटम कुछ इस प्रकार दांत के जैसा दिखता है। ये दांत के जैसा रेज दिख रहा है ना, दिस इज आयरन एटम, ये आयरन की एटम। गॉट इट? तो पहली बात आप दिमाग में ये डाल लो कि आपकी एक इंडिविजुअल एटम स्पेरिकल नहीं दिखती। ये आप अपने दिमाग में डालो, एटम स्पेरिकल नहीं दिखती है, एक सिंगल एटम परफेक्ट स्फीयर नहीं। वो यदि व्यू की जाए एसटीएम टेक्निक से, तो यदि किसी सरफेस पे रखा हुआ तो एक कुछ ऐसा दांत के जैसा दिखता है, कुछ ऐसा दांत के जैसा दिखेगा। गॉट इट? चलिए, अब आपके ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इससे कुछ आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बट ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी माइक्रोस्कोप जो लाइट को यूज करता है उससे एटम को नहीं देखा जा सकता। चलिए देखो बेटा, एटम का जिक्र जब होता है ना, जब एटम का जिक्र ही स्टार्ट होता है ना, तो ये जो साधु संत थे, इनके जिक्र के बिना एटम का डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं होता। एकदम चलिए चलते हैं अर्ली जमाने में, एकदम स्टार्टिंग के जमाने में, जब एटम्स के बारे में जस्ट जिक्र स्टार्ट हुआ, जब एटम के बारे में जस्ट जिक्र स्टार्ट हुआ। ओके, तो देखते हैं किसने सबसे पहले क्या क्या बोला था। एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मत बोलो, ये लोग साधु संत थे। ओके, ये कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे, बट अपने मतलब दिमाग से बोलते थे। कैसे बोलते थे? दे ओनली नो, क्योंकि ये कम से कम 3500 साल की पहले की, 2500 साल पहले की बात है बेटा। 400 बीसी डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस ने 400 बीसी में ये बोला था कि बच्चों जो ये मैटर देखते हो आप, आपके चारों ओर जो भी मैटर है वो बनी हुई है टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स से। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, ओके, टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल से, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ओके, तो डेमोक्रिटस के हिसाब से मैटर बनी हुई है छोटे 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 इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसको हम लोग एटम्स बोले। ठीक है ना? तो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको आप एटम्स बोल सकते हो। गॉट इट? फिर उसके बाद एक और साधु संत आए, एरिस्टोटल। उन्होंने बोला कि मैटर जो बनी हुई है 5 तत्वों से बनी हुई, 5 एसेंसेस, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एसेंसेस। इन्होंने बोला 5 तत्वों से मिलके एटम बना हुआ। कौन कौन से? एयर मतलब वायु, ठीक है ना? फिर अर्थ मतलब पृथ्वी, ओके, फायर अग्नि, स्काई आकाश, एंड वाटर मतलब जल। ये 5 तत्व से मिलके दुनिया का कोई भी मैटर बना हुआ है अरिस्टोटल के हिसाब से। बट इन्होंने कुछ ऐसा बेसिक डिटेल्स इसके बारे में नहीं दे पाया और इनकी थ्योरी हो गई फेल। ओके, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग बेटा, अलग अलग पार्टिकल्स। ओके, डेमोक्रिटस ने बोला मैटर बनी हुई है अलग अलग पार्टिकल्स। ओके, अलग अलग मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि कैल्शियम लियो तो एक ही कैल्शियम का कुछ है इसमें, ऐसा उसमें छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल्स। ओके, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सबका मतलब होता है अलग अलग पार्टिकल। तो एरिस्टोटल ने इसका कोई बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया और एरिस्टोटल की थ्योरी फेल हो गई। एरिस्टोटल की थ्योरी फेल हो गई। मॉडर्न जमाना आ गया तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई 1808 और 1810 में जो रिलीज किया गया। ये थ्योरी बोला क्या? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि क्या ये थ्योरी अभी तक वैलिड है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या ये थ्योरी अभी तक वैलिड है? कोई भी बच्चा मुझे बताएगा क्या ये थ्योरी अभी तक वैलिड है? ओके, इज दिस थ्योरी अभी तक वैलिड है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ओके, कौन मुझे बताएगा क्या ये थ्योरी अभी तक वैलिड है? स्टूडेंट जल्दी बताना मुझे, क्या ये थ्योरी अभी तक वैलिड है? बिल्कुल नहीं। हम सभी जानते हैं कि मैटर जिन एटम से बना हुआ है, अब वो इंडिविजुअल नहीं है। एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इनफैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए एक बात, अब एटम के अंदर में साइंस ने 200 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज कर चुका है। आप लोग तो अपने लेवल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में ही सीमित रह जाते हो,
बट मैं आपको एक बात बता देता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बालकों, कि एटम के अंदर में 200 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चल चुका है अभी तक। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर बताऊंगा, बट एटम सचमुच में वैसा होगा ये हम नहीं बोल सकते, ये हम नहीं बोल सकते। जिस दिन साइंस एटम को बिल्कुल अच्छे से समझ गया ना, समझ लो उस दिन यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन। क्योंकि जो भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं वो सारे मॉडल्स लगभग गलत हो चुके हैं। अभी साइंस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बात करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स तो आधा आदमी को समझ आता, आधा आदमी को समझ भी नहीं आती। वो इतनी डिटेल्ड साइंस है। जिसने बनाया उसने खुद बोला कि मतलब वो हिस्ट्री का पढ़ाई करने लगे थे। आई विल टेल यू वन थिंग, अरविंद स्क्रॉडिंजर जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स का फुल डिटेल्स देने के बाद उनसे जब साइंटिस्ट आते थे बात करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, वो बोलते थे कि आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग हिस्ट्री। खुद स्क्रॉडिंजर ने बोला था, क्योंकि स्क्रॉडिंजर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो जो सारे चीज बोलते थे वो आधा साइंटिस्ट को विश्वास भी नहीं होता, तो इसलिए वो सबको विश्वास दिलाना ही छोड़ दिया। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, आप लोग नए बच्चे हैं तो अभी एकदम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। तो चलिए, तो ये थ्योरी चलो स्टार्टिंग में आया, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब मैटर बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल से, ओके, जिन्हें हम एटम्स बोलेंगे। बट इंडिविजुअल अब एटम नहीं रह चुका, एटम्स के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इनसाइड। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। देखो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि यदि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले ले आप, ठीक है ना, जैसे आप मानो कैल्शियम का पत्थर लो, तो उसके अंदर में कैल्शियम के एटम होंगे। मानो आपने इंडिया से लिया ये कैल्शियम, और मानो एक कैल्शियम आपने कहीं न्यूजीलैंड से लिया, ठीक है ना, न्यूजीलैंड से लिया, ओके। तो ये कैल्शियम में जो एटम्स होंगे, ओके, और ये कैल्शियम में इंडिया वाले जो कैल्शियम के एटम्स होंगे, क्या दोनों डिफरेंट होंगे? बिल्कुल नहीं यार। इंडिया वाले कैल्शियम के एटम्स, न्यूजीलैंड वाले कैल्शियम के एटम दोनों सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट क्या बच्चों आप लोगों को लगता है कि ये थ्योरी अभी भी वैलिड है? जो बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं वो बता सकते हैं, क्या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम इन ऑल रेस्पेक्ट होंगे? क्या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम इन ऑल रेस्पेक्ट होंगे, हाँ या ना? रिप्लाई करना। बिल्कुल नहीं यार। हाइड्रोजन का ही ले लो ना, 1H1, 1H2, 1H3, आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम इन ऑल रेस्पेक्ट है क्या यार? बिल्कुल नहीं है यार, एकदम नहीं है। 1 2 3 एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, हाइड्रोजन एटम का ही। तो आइसोटोप्स का जब खोज हुआ तो डाल्टन का दूसरा थ्योरी भी मार खा गया। और क्या बोलता था कि डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब बोला कि दो डिफरेंट एटम ले लो और दोनों डिफरेंट एटम्स के जो एटम्स होंगे डिफरेंट होंगे ऑल रेस्पेक्ट। बट आइसोबार्स की खोज हुई। आइसोबार्स में क्या देखा गया कि जैसे आर्गन ले ले, कैल्शियम ले ले, तो आर्गन का चलो एटॉमिक मास हो गया 18, कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 20, पर दोनों में जो सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, बट आर्गन का मास नंबर 40 होता है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट रहने चाहिए, ये क्या हो रहा है? ये तो भैया सेम क्वालिटी आ गई ना, तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये भी थ्योरी था जो उनका फेल हुआ। अब थर्ड वन, कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। उन्होंने बोला कि कंपाउंड्स तब बनेंगे जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड रेशियो में। ऑब्वियस सी बात है, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड जब भी बनेगा तो ये 1:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। आपको मालूम होनी चाहिए एल्युमिनियम क्लोराइड जब बनेगा तो 1:3 के ही रेशियो में कंबाइन करेगा, ओके। तो ये इन्होंने तीसरा थ्योरी दिया था। बेटा देखो डाल्टन का थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि नीट वाले और मेंस में भी जो इंजीनियरिंग का तैयारी करते जो बच्चे, उनके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो डाल्टन का थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। चौथा थ्योरी जो उन्होंने दिया, बोला कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एटम्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि मानो कंबाइन करता है HCl के साथ, तो क्या होती है जो रिएक्शन होती है, ये सोडियम यहां से उठ के आता है, एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया तो NaCl बन गया,
और बची H और OH, तो बन गया वाटर, HOH बन गई वाटर। तो बच्चों ये दिमाग में रखना है। तो क्या हुआ, सिर्फ हम लोगों ने जब मिक्स किया तो क्या हुआ, एटम्स अपने आप को एक्सचेंज किया, कोई नया एटम जन्म नहीं ले लिया, ना तो कहीं से एटम गायब हो गया, नहीं। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एटम रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप। एटम्स रिएक्शन में ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। व्हाट स्टूडेंट्स, तो ये डाल्टन की थ्योरी है, जिनके मेजर चीजें खत्म हो चुकी है। सिर्फ लास्ट वाली थ्योरी थोड़ा मोड़ा सही है, थोड़ा मोड़ा क्या, बहुत हद तक सही है। लास्ट वन है सही, केमिकल रिएक्शंस, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं। अब डाल्टन ने ये बोला था कि जो भी रिएक्शंस होंगे उसमें सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होंगे, तो ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन के केस में वैलिड होंगे, नॉट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, चलिए, तो ये तो पुराने जमाने की बात थी, जो सारे फ्लॉप हो गए, सब फेल हो गए। अब चलिए आते हैं एकदम जो 200 साल में, लास्ट 200 साल में जब एटम के बारे में अच्छे से पता चलने लगा। द फर्स्ट साइंटिस्ट सिन्हा देवगढ़िया पूछ रहे हैं कि NaCl कैसे आया। देखो बेटा, सोडियम क्या है बेटा, देखो 281 है, ठीक है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्लोरीन 287 है, 17 होती है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक सोडियम एक क्लोरीन को स्टेबल कर देता है। तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके स्टेबल होता है, तो NaCl बनती है। समझ गया सिन्हा देवरिया। चलिए, अब आते हैं टुवर्ड्स मॉडर्न एटम, टुवर्ड्स एटम का। अब जब ये जो रिसेंट 200 साल में, ज्यादा दिन का नहीं बात हो रहा है, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चलना शुरू हुआ, ये 200 साल से भी ज्यादा नहीं हुआ है, हमें हाल ही में इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है। ओके, हु विल आइडेंटिफाई द फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन को कौन आइडेंटिफाई करेगा, हु विल आइडेंटिफाई द फर्स्ट पर्सन, कौन है ये पहले जनाब, कौन बताएगा मुझे, कौन है ये पहले जनाब, इनको कौन पहचानेगा, हु इज द फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन। ओके, पहले इंसान कौन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट, इनका नाम है जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने क्या का खोज किया था, कौन मुझे बताएगा, जे थॉमसन ने क्या का खोज किया था, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी कि जे थॉमसन ने क्या का खोज किया था। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस पुष्कर सिन्हा, जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, और 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। कितना दिन हुआ, कितना दिन हुआ बोलो ना, 123 साल पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, 123 साल पहले इलेक्ट्रॉन का खोज, उससे ज्यादा दूर तो नहीं हुआ ना। सेकंड साइंटिस्ट, हु विल टेल मी अबाउट हिम, ही इज मिस्टर हु, बच्चों कौन मुझे बताएगा, ही इज मिस्टर हु, ये है रदरफोर्ड, इनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1909 से लेकर 1911 तक अपने दो शिष्यों के साथ, मतलब दो असिस्टेंट्स के साथ, गाइगर एंड मार्ट्सकर के साथ मिलके जो एक्सपेरिमेंट की थी, वहां पे न्यूक्लियस का खोज हुआ, वहां पे न्यूक्लियस की खोज हुई। ओके, न्यूक्लियस का खोज हुआ था, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, बोल सकते हो आप। 1911 में ये चीज हुआ, 1911 में, यस रदरफोर्ड। द थर्ड पर्सन, हु विल टेल मी, इनका नाम क्या है, तीसरा पर्सन इनका नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा, तीसरा पर्सन इनका नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा, इज रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, R.A. मिलिकन। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने द फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और इस फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का, चार्ज के बारे में पता चला। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, तो रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में
चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू को मेजर किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द फेमस वन, आप लोग इनके बारे में काफी पढ़ते हो, जूनियर क्लास से भी पढ़ के आते हो। ही इज नील बोर, ही इज नील बोर। 1913 में 1913 में, और आपको मैं बता दूं बच्चों कि आर ए मिलिकन का एक्सपेरिमेंट काफी दिन चला था। 1916 से लेके 1914 तक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की थी, और काफी लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट के बाद, यस, इज नील बोर। नील बोर ने 1913 में अपना फेमस नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम दिया था। 1913 में आई थी, दैट इज नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, 1913 में, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। अब देखो, जो बच्चे एकदम नए होंगे, जस्ट मतलब 10th के बाद 11th में आए हैं, अब वो इनका चेहरा नहीं जानते हो। ये लोग मॉडर्न एटम को एक रोल देने में अपना पार्ट को प्ले। ओके, यहां तक तो ठीक है, यहां तक के जो कहानी है ये सब ठीक है ना, इनका मॉडल जो भी था, बट कहीं ना कहीं इनके भी मॉडल्स के बहुत सारे पार्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बट मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलपमेंट में ये सारे साइंटिस्ट का बहुत योगदान, बहुत योगदान। द फर्स्ट वन, इनके बारे में जान लो। कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे इनके बारे में? इनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। इनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने एक फेमस थ्योरी दिया था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को मालूम नहीं होगा जो अभी जस्ट नए आए हैं 10th से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जहां पे मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में बात हुआ। मतलब मैटर के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है। बिल्कुल दिमाग मत लगाना जो अभी नए बच्चे होंगे, ये समझ लो कि एटम को समझने के लिए एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया गया। ओके, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज इन 1924 ये थ्योरी आई। फुल डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। ये सारी चीज जितना मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये फुल डिटेल्स में चैप्टर की बात होगी। और आपको डी ब्रॉगली के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग थिंग बता दे रहा हूँ। अप टिल स्टैंडर्ड 12th ये आर्ट्स के स्टूडेंट, अप टिल स्टैंडर्ड 12th ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, ये आर्ट्स का पढ़ाई करते थे। बट बाद में इन्होंने साइंस की ओर स्विच किया। ओके, और फिर जाने के बाद ये मतलब साइंस में जैसे ही उतरे तो एक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उन्होंने दिया, जिससे मॉडर्न एटम के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पार्ट प्ले हुआ। ओके, ही वाज दिस पर्सन, इनका नाम है अरविंद स्क्रॉडिंजर। इनका नाम है अरविंद स्क्रॉडिंजर। देखो बेटा, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, हो सकते हैं जो बच्चे एकदम 10th से आए होंगे अभी, उनको बड़ा दुख होगा ये सुन के कि न्यूटन का नियम बिल्कुल एक फ्लॉप हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन के मोशन को आप कैलकुलेट करने जाते हो। इलेक्ट्रॉन मूव करती है ना, ओके, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन आप करोगे, न्यूटन का नियम लगाओगे, तो आप फ्लॉप हो। न्यूटन का नियम लगाते हो ना मूविंग बॉडी के केस में, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए, उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहाँ होगा ये निकालने के लिए। बट न्यूटन का लॉ यदि आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए लगाओगे तो बिग फ्लॉप होगी, न्यूटन की रूल नहीं चलती। एटम जैसे बेसिक चीज के अंदर का एक छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को न्यूटन का रूल नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। तो समझ लो कि साइंस कहां तक था 200-300 साल पीछे। अरविंद स्क्रॉडिंजर ने फिर फेमस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन दिया था, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं। तो बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप लोग अभी जस्ट बहुत साइंस में जस्ट आए, और एटम को यदि आप अच्छे से समझ जाओगे ना, पूरे ब्रह्मांड को समझ जाओगे। मतलब एटम हम लोगों को बनाया, जो चीज हम लोगों को बनाया है ना, तो ह्यूमंस को समझने से पहले ज्यादा अच्छा है उस छोटी सी एटम को समझने का कोशिश, तो हर चीज आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और साइंस आज भी उस छोटे से एटम के बारे में हर कुछ नहीं जानता। ओके,
बट अरविंद स्क्रॉडिंजर ने कुछ ऐसे रूल्स दिए, कुछ ऐसे इक्वेशन दिए जिसके दम पे इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन होती है। दैट इज द फेमस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आई। हाँ, यामिनी बोल रही है ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए होता है न्यूटन का लॉ। वेरी गुड यामिनी, वेरी गुड बेटा। ओके, अब नेक्स्ट आए थे, इनका भी नाम सुन लो, वर्नर हाइसेनबर्ग। वर्नर हाइसेनबर्ग ठीक मतलब 1927 में 1927 में एक थ्योरी दिए थे, और ये थ्योरी के आने से पूरे साइंस के वर्ल्ड में भूचाल मच गया, क्योंकि ये डायरेक्टली बोल दिया कि नील बोर गलत है। एकदम डायरेक्टली इन्होंने बोला कि नील बोर जो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एकदम के सेल में घूमती है, एल सेल में घूमती है, एम सेल में घूमती है, ये नील बोर ने बोला था ना कि एकदम इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सेल्स में घूमती है। बट वर्नर हाइसेनबर्ग ने 1927 में एकदम कड़ा शब्दों में बोला, एकदम मतलब सीना ठोक के बोला इन्होंने कि भैया इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो आप जिंदगी में नहीं बता सकते, कभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बताया जा सकता है। ये वर्नर हाइसेनबर्ग ने साफ शब्दों में बोला। उस जमाने के साइंटिस्ट ये भी बोले कि हाइसेनबर्ग सर ऐसी बात नहीं है, हो सकता है हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स की कमी है, साइंस इतना आगे नहीं गया है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं बने हैं, बट साइंस और आगे जाएगा तो और मॉडर्न इक्विपमेंट्स बनेंगे, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एटम में रहेगा। पर वर्नर हाइसेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज नोन एज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इस प्रिंसिपल से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी उन्होंने दिया, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन के दम पे उन्होंने डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता है। और साइंस कितना भी आगे चल जाए, आप बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एटम में, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ओके, ये हाइसेनबर्ग ने प्रूव कर दिया। और नेक्स्ट जेम्स चैडविक आए, नेक्स्ट ग्रेट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ एटम्स, जेम्स चैडविक। इनके बारे में आप लोगों को मालूम है, 1932 की बात, 1932 की बात है। कौन बालक मुझे बताएगा कि जेम्स चैडविक ने क्या क्या खोज किया था? 1932 की बात, चलिए जल्दी से बताइएगा। Who will tell me? जेम्स चैडविक ने क्या क्या खोज किया था? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ये बच्चों आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जेम्स चैडविक ने क्या क्या खोज किया था, ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से। यस ऑब्वियसली जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था उन्होंने। दैट इज टू टेल यू, बेटा मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूं कि देखो 1897 में पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज, 1897 में पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हुआ। फिर जाके आपने 1932 में आ जाओ, फिर वहां पे जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरा पार्टिकल के बारे में आप लोग बात करते हो, न्यूट्रॉन का यहाँ पे खोज हुआ। मतलब न्यूट्रॉन का खोज हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कितने साल पहले आप ले लो, 68 ईयर और 28 ईयर 20 ईयर, 88 साल पहले, 88 ईयर पहले न्यूट्रॉन का खोज। तो समझ लो हम लोग कितना दिन पहले एटम को जान रहे हैं। और 200 साल में क्या साइंस पूरी तरह से समझ जाएगा? ये इम्पॉसिबल है, नहीं। अभी साइंस को बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है। कुछ 35 ईयर्स लगे, 35 ईयर्स, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। और फिर उसके बाद जो आप लोग हम लोग पढ़ते हैं अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है बेसिक, उसका खोज होने में साइंस को 35 ईयर्स लग गए। तो ये तो थी ब्रीफ, एकदम मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि जहां तक आप लोग एटम के बारे में पढ़ोगे वो सारे डिटेल्स। ओके, और आपको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स सबसे पहले दिमाग में आपको एक चीज रखनी है, सबसे पहले कि डू यू हैव अ रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। सबसे पहले आज अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना।
रीजन फॉर स्टडिंग केमिस्ट्री। सबसे पहले आज अपने आप को यही क्वेश्चन पूछना है, इज देयर अ रीजन फॉर स्टडिंग केमिस्ट्री? तो यदि आपको जवाब मिलेगा यस, तो आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना। यदि आपको जवाब मिलेगा नो, तो कोई जरूरत नहीं है ये सब्जेक्ट पढ़ने की। बट मुझे लगता है कि मैंने आपको सफिशिएंट रीजन दिया ये सब्जेक्ट पढ़ने का, और इस सब्जेक्ट को यदि पढ़ लेते हो आप ना, तो आपको प्रकृति की समझ हो जाएगी। और इंसान धरती पे प्रकृति को ही समझ नहीं आया। आज देखो ना, साइंस बोलते हो ना, कहां से कहां चल गया। हम लोग बोलते थे आज 2-3 साल पहले ही, 2 ही साल पहले बोलते थे साइंस बहुत आगे चल गया। एक छोटा सा कोविड आया, सबको घर में बंद कर दिया, सबको घर में बंद कर दिया। और आप डॉक्टर्स ही हो, आप डॉक्टर्स ही हो, जो फ्यूचर में आप डॉक्टर्स बनोगे, और जो अभी डॉक्टर्स हैं वही दुनिया को बचाएगा पेन से। क्योंकि इंसान जिंदा है तो बहुत कुछ कर देगा, सब चीज को समझ लेगा। और इस सिविलाइजेशन को, इस ह्यूमैनिटी को कोई बचा सकता है तो दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। और मुझे मालूम है कि आप लोग फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर्स बनोगे, अच्छे डॉक्टर्स बनोगे। और आज तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का डिस्कस किया हूं, और इन डिटेल्स आने वाले क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे एटम। जितना सारा साइंटिस्ट के बारे में बताया, राइट फ्रॉम जे थॉमसन टू क्वांटम मैकेनिक्स, सारे चीजों को हम लोग समझेंगे आने वाले दिनों में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले मैं आपकी थ्योरी को बिल्ड करवा दूंगा, ओके, और टॉपिक्स जैसे ही कंप्लीट होते जाएंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज तो इंट्रोडक्शन थी, तो कुछ क्वेश्चंस तो बनते नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब आएंगे तो एक टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ओके। एंड आई होप आप लोग बहुत आगे जाओगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल डॉक्टर्स, जो सोसाइटी को बहुत आगे ले जाओगे। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। तो हंसते हुए खेलते हुए आज मैं आपको लीव कर रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, ओके। और जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग इस चैप्टर को आगे ले चलेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।